डिस्कस करेंगे एक्टिविटी कोफिशिएंट इस लेक्चर में। डिफाइन डेफिनेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। सो एक्टिविटी द मेजर ऑफ द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन कंसीडरिंग इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब आपके पास एक सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन बनने के बाद उसके अंदर सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। दोनों जब आप उसमें इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन के बाद जो सल्यूट आपने डाला था उस सल्यूट की जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है होती है वो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। मतलब कंसंट्रेशन उसकी जो स्पेसिफिक है जो आप नॉर्मली बताते हैं कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन और एक इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन का जो जितनी कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट होता है आता है उसमें सल्यूट का, उस दोनों में चीज़ों में डिफरेंस है। सो ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक इक्वेशन होती है PV=nRT, और जब आप इसमें करेक्शन करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर भी करेक्शन आता है और प्रेशर में भी करेक्शन आता है, बट आइडियल कंडीशन में हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम कंसंट्रेशन जो यूज़ करते हैं आइडियल कंडीशन में वो कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, बट विद द इंटरेक्शन ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट उसके रेडियस और इन सारी चीज़ों पे से जो है रिलेशन के बाद हम ये देखते हैं कि जो इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है। सो उसके लिए हमारे पास एक नया पैरामीटर है जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करवा के हम एक्टिविटी निकालते हैं। सो एक्टिविटी एक पैरामीटर है, यानी कि एक टाइप की कंसंट्रेशन है आपके पास। एक्टिविटी एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, और वो एक कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो एक्चुअल कंसंट्रेशन चाहिए और एक उसका एक्टिविटी कोफिशिएंट चाहिए। सो दैट द डायमेंशन इज क्वांटिटी रिलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट टू इट्स कंसंट्रेशन। अब एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, इसकी डिपेंडेंस किस पे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंस, एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी सोल्यूशन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और सोल्यूशन की कंपोजिशन पे कि सोल्यूशन के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या कौन कौन सी स्पीशीज़ मौजूद हैं। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं ए से, और एक्टिविटी कोफिशिएंट को आप गामा से डिनोट करते हैं। सो नाउ अगर कंसंट्रेशन को आप सी से डिनोट करें तो द रिलेशन इज़ A is equals to gamma into C। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन लोअर द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन को लोअर कर देता है, और फिर गामा के फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है हमको हमें कंसंट्रेशन के साथ। अब यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ आयन स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट। इसमें कुछ चीज़ें हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जनरली डू नॉट रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट। जो केमिकल इक्वेशन है वो आयनिक स्ट्रेंथ का इफ़ेक्ट जो है हमें रेट कांस्टेंट पे नहीं दिखाती। ये जो आयनिक स्ट्रेंथ है जो ऊपर हमने बात की, यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ ही होती है एक्चुअली। जब सोल्यूशन बन जाता है तो अब उसके अंदर जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो आयंस की होती हैं, तो उसकी फिर एक आयनिक स्ट्रेंथ होती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन कहलाती है। उसका इफ़ेक्ट रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या पड़ता है वो हम चेक करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हमने एक इक्वेशन ली। इक्वेशन है आपके पास आयरन HCN FeSCN कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसका अगर आप रेट कांस्टेंट लिखें तो वो सिंपल जो है वो इस तरह से आ जाएगा, कन्वेंशनल हम इसी तरीके से लिखते हैं। अब अगर हम इसमें इन्वॉल्व करवाएं यूजिंग एक्टिविटीज़, आयनिक स्ट्रेंथ, रिप्लेस द कंसंट्रेशन विद एक्टिविटीज़ टू अकाउंट फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ। हम आयनिक स्ट्रेंथ को इन्वॉल्व करवाने के लिए जो कंसंट्रेशंस हैं हम ये कहें कि उन कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट आया है और अब वो आयनिक स्ट्रेंथ बन चुकी हैं। सो फॉर आइडियल सोल्यूशन द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा
मस्ट बी 1। आइडियल सोल्यूशन के लिए तो ये गामा 1 होता है, बट इन एक्चुअल यहाँ गामा की कोई वैल्यू होती है। तो गामा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है किसके साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ। कॉम्प्लेक्स का गामा आयरन के साथ, आयरन के लिए गामा अलग होगा, और ये SCN के लिए जो है वो गामा अलग होगा। और ये सारे गामा की वैल्यूज़ हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दी। तो अब ये पूरी चीज़ क्या बनी, ये पूरी चीज़ क्या बन गई, एक्टिविटी बन गई, बिकॉज एक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू गामा। सो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी लिखा हुआ है। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हम एक और ले लें कैल्शियम सल्फेट का, सो ये कैल्शियम और सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाता है, तो इसकी भी आप लिख सकते हैं। एक और है कि अगर आपके पास एक जनरल रिएक्शन हो इस तरीके से, ए मोल्स हैं कैपिटल ए के, स्मॉल बी मोल्स हैं कैपिटल बी के, स्मॉल सी मोल्स हैं कैपिटल सी के, एंड स्मॉल डी मोल्स हैं कैपिटल डी के। सो अब आप इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो किस तरह लिखेंगे, के सी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी ए इंटू बी, और इस तरीके से गामा यहाँ पे आता जाएगा। क्योंकि ये पावर्स हैं तो ये पावर्स दोनों के लिए हैं, ये सी के लिए भी है और ये यहाँ पे पावर सी आएगी। ये डी जो है पावर दोनों के लिए, गामा के लिए भी और कंसंट्रेशन के लिए भी। ए पावर ए के लिए भी और गामा के लिए भी है, और बी पावर ए और गामा दोनों के लिए है। जनरल रिएक्शन इसका हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर आप इसकी के एस पी लिखें तो के एस पी कुछ इस तरह से आएगी। ये गामा के ऊपर जो पावर्स हैं वो आएंगी और साथ में गामा मल्टीप्लाई हो रहा है। स्पेसिफिक रिएक्शन जो हमने ऊपर लिखा था कैल्शियम सल्फेट का, अगर उसके लिए ये की एस पी की वैल्यू लिखी जाए तो ये हो जाएगी कैल्शियम प्लस और गामा Ca+2 सल्फेट -2 और गामा SO4-2। एक्टिविटी कोफिशिएंट को किस तरह डिफाइन करते हैं, द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रिलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूट एंड टू इट्स कंसंट्रेशन, जो रिलेट करता है एक्टिविटी को उसकी कंसंट्रेशन के साथ। तो गामा इज इक्वल्स टू A/C आ जाता है। अगर आप इसको एक और डेफिनेशन की लिखें तो द रेशियो बिटवीन द एक्टिविटी एंड द एक्चुअल कंसंट्रेशन इज नॉन एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। नेचर ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, गामा जो है वो ग्रेटर है और लेस है, लेस देन 1 है, डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। गामा जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और ग्रेटर और लेस देन 1 होता है, या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 से लेस होगा। एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आइन, आइन का एक्टिविटी कोफिशिएंट, आयनिक एटमॉस्फेयर मॉडल लीड्स टू extended de-Broglie equation which relate activity coefficient to its to ionic strength। अब आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आइन, तो उसके लिए डी/हैकल ने हमें एक रिलेशन दी जो कि बराबर है लॉग गामा इज इक्वल्स टू -0.51 Z² अंडर रूट, एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है ये म्यू, डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा इंटू अंडर रूट म्यू डिवाइड बाय 305। अल्फ़ा यहाँ पे जो है वो जो एटम है उसका डायमेंशन होता है। सो गामा इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ एन आइन, अल्फ़ा इज़ द साइज ऑफ द आइन पैरामीटर है, ठीक है। जेड आपके पास चार्ज है, म्यू आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ है। तो इक्वेशन वर्क फ्रीली वेल फॉर म्यू लेस देन इक्वल्स टू 0.1। अगर आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ 0.1 से कम हो या उसके इक्वल हो तो ये इक्वेशन उसके लिए काम करेगी। फॉर हायर आयनिक स्ट्रेंथ अप टू 2 to 6 मोलर फॉर फॉर मैनी सॉल्ट्स मोर कॉम्प्लेक्स पिट्ज़र इक्वेशन आर यूज। अगर जो है हमारी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, 2 to 6 मोलर हो जाए, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आती है पिट्ज़र इक्वेशन। ये इक्वेशन फिर आप नहीं यूज़ कर सकते डी/हैकल। सो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटी एक्सप्रेशन ए इज इक्वल्स टू गामा इंटू सी, करेक्टेड इक्वेशन है ये, अकाउंट फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ इफेक्ट बाय इंटरेक्शन एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्सटेंडेड डी/हैकल इक्वेशन। तो फिर हम इसको जो है वो डी/हैकल इक्वेशन में एक्सटेंड कर देते हैं, वो हमने ऊपर देखी। रिलेट्स एक्टिविटी कोफिशिएंट टू द आयनिक स्ट्रेंथ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, जो डी/हैकल इक्वेशन है वो ये रिलेशन देती है हमें।
आयनिक स्ट्रेंथ और एक्टिविटी कोफिशिएंट के दरमियान। पिज़र इक्वेशन क्यों यूज़ होती है? हायर आयनिक कंसनट्रेशन अगर होगी तो फिर पिज़र इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आइन, उसके जनरल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। ग्रुपिंग बाय साइज एंड चार्ज, आइंस ऑफ द सेम साइज ऑफ द चार्ज हैव द सेम एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर सेम साइज़ के और सेम चार्ज के आइंस होंगे तो उसके जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा वो भी सेम होगा। एग्जाम्पल, Ba+2 एंड सक्सिनेट आइन बोथ हैव दिस साइज 500 पिकोमीटर। इन दोनों स्पीशीज़ का साइज जो है वो 500 पिकोमीटर होता है एंड द चार्ज दोनों के +2 हैं। हैविंग एन एक्टिविटी कोफिशिएंट 0.868 एट एन आयनिक स्ट्रेंथ 0.001। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट बराबर था। आयनिक साइज अल्फ़ा, एम्पेरिकल पैरामीटर जो हम जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं अल्फ़ा का। थ्योरेटिकल अल्फ़ा रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ द हाइड्रेटेड आइन। थ्योरेटिकल अल्फ़ा हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायमीटर ऑफ द हाइड्रेटेड आइन का आइन का डायमीटर हमें बताता है कि जब भी आप किसी भी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो उसकी जो आइंस बनते हैं वो आइंस हाइड्रेटेड होते हैं, उसके साथ वाटर मौजूद होता है, तो उनका जो डायमीटर है ये हमारे पास पूरा चार्ट मिल जाता है जिसके अंदर ये सारे डायमीटर्स लिखे हुए होते हैं। हाईली चार्ज आइन bend solvent more tightly resulting in the large effective size। साइज ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि सबसे बड़ा जो साइज़ है वो लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम और रुबेंडियम का है। क्रिस्टलोग्राफी रेडियाई लिथियम, फिर लिथियम और सोडियम, अगर इनका लिथियम का फिर सोडियम का, लिथियम का सबसे कम है क्रिस्टलोग्राफी, उसके बाद सोडियम का है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबेडियम का सबसे बड़ा है। इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, चार्ज एंड आयनिक साइज ऑन एक्टिविटी कोफिशिएंट। आयनिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट क्या होता है? सो एज द आयनिक स्ट्रेंथ म्यू इंक्रीजेज द एक्टिविटी कोफिशिएंट डिक्रीजेज। एक्टिविटी कोफिशिएंट डिक्रीज होता है जब आयनिक स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ऊपर रिलेशन में देख सकते हैं दोनों के दरमियान लॉगरिथम रिलेशन है। अगर एक चीज़ आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। गामा अप्रोच टू 1, अगर गामा 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो 0 को अप्रोच करेगा। आयनिक चार्ज, हायर द चार्ज मैग्नीट्यूड leads to the greater deviation of gamma from unity. Activity correction are more significant for ions with charge of ±3 than for those whose charge of ±1। सो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसका मोर सिग्निफिकेंट होगा आइन का जिसका चार्ज +-3 होगा, देन फॉर दूस जिसका चार्ज +-2 हो उससे। आयनिक साइज, स्मॉलर आयनिक साइज है मोर एक्टिविटी इफेक्ट। जिसका साइज़ कम होगा तो उसका एक्टिविटी इफेक्ट भी कम होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आयनिक स्ट्रेंथ दी हुई है 0.0, 0.00 और इस तरह से 0.01, 0.1। तो और वाई एक्सिस पे आपको एक्टिव आयनिक स्ट्रेंथ और उधर एक्टिविटी इफेक्ट है। तो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आ रहा है, जिसका चार्ज +-4 है वो ज़्यादा कर्व हो रहा है। जिसका चार्ज +-3 और +-2 है उन पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, और +-1 पे जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। सो ऊपर हमसे क्या कहा जा रहा था कि स्मॉल साइज हैव मोर एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर साइज स्मॉल होगा तो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा स्पीशी है जिसके पास +1 इस टाइप की वो है, इस टाइप का चार्ज है, सो उसका जो एक्टिविटी कोफिशिएंट होगा
सो इस ग्राफ को हम थोड़ा स्किप कर देते हैं।